देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ हाजिर हूं एक बार फिर से वैभव राज शुक्ला। और आज हम आपको दिखाएंगे रूस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात। दोनों न सिर्फ मुलाकात हुई उनके बीच में, बल्कि करीब 5 साल बाद दोनों के दरमियान बायलैटरल टॉक भी हुई। भारत चीन के रिश्तों को देखते हुए ये बड़ा कदम है, क्योंकि यहां से एक उम्मीद जागी है। संकेत मिला है कि सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या इस मुलाकात के पीछे पुतिन की अपनी डिप्लोमेसी भी है? ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कजान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात का ख्याल रखा कि तस्वीरों में मोदी और जिनपिंग उनके आजू बाजू दिखें, यानी दुनिया तक इस दोस्ती का मैसेज जाए। क्या है इसका मतलब, इसे समझेंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो शांति मंत्र दिया है उसे भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज कजान में हुई उस मुलाकात के साथ जिस पर न सिर्फ भारत और चीन बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की। दोनों मिले और जैसे कि तय था द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। एलएसी पर लंबी तनातनी के बाद इन दोनों की मुलाकात से रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जगी है। रिपोर्ट देखिए। अरसे बाद मिले और अंदाज में गर्मजोशी और चेहरों पर मुस्कान दिखी। यानी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात को सीमा पर तनाव कुछ कम होने की शुरुआत माना जा सकता है। कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात और द्विपक्षीय बात पर दुनिया की नजर थी। 2020 में गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों के ताल्लुकात एलओसी पर सामान्य होंगे या नहीं, ये लाख टके का सवाल था। मगर तस्वीरें भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट का संकेत दे रही हैं। कजान में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के दरमियान करीब 1.5 घंटे तक बात हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि चीन और भारत का मसला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि इससे दुनिया जुड़ी हुई है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। मोदी और जिनपिंग की बातचीत की भूमिका 2 दिन पहले ही तय हो गई थी, जब एलएसी पर अहम समझौते के लिए तैयार हो गया। बताया जा रहा है कि देप्सांग और डेमचौक जैसे इलाकों में पेट्रोलिंग पर सहमति बनी है। खबर है कि दोनों देशों के जवान अपने अपने इलाके में महीने में 2 बार पेट्रोलिंग करेंगे, जिसमें सैनिकों की संख्या 14 से 15 के करीब होगी। दोनों देशों को पेट्रोलिंग की तारीख और समय पहले से बताना होगा ताकि उनका आमना सामना ना हो। इसके अलावा हर महीने कमांडर लेवल की बैठक भी होगी। माना जा रहा है कि धीरे धीरे इन इलाकों से सेनाओं की वापसी भी हो सकती है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मैसेज बहुत साफ है। रिश्ते बेहतर करने हैं तो चीन को आपसी सम्मान और भरोसे की नीति पर चलना होगा। सीमा पर शांति की अहमियत समझनी होगी। वैसे रिश्तों की मजबूती की जरूरत राष्ट्रपति जिनपिंग भी समझ रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
तभी दोनों देश अपने विकास के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। 未来5年，在金砖国家设立10个海外学习中心。 जिनपिंग बखूबी समझ रहे हैं कि विकास के लिए शांति जरूरी है, क्योंकि चीन इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उधर अमेरिका से उसके 36 के आंकड़े हैं और माना जा रहा है कि अगर अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी तो चीन की कठिनाई बढ़ सकती है। जानकार मान रहे हैं कि इस वक्त व्यापार के मामले में चीन को भारत के सहयोग की सख्त जरूरत है और शायद इसलिए चीन का रुख बदला हुआ है। ब्रिक्स में मोदी और पुतिन की बातचीत और दोनों देशों के दरमियान रिश्ते बेहतर करने के पीछे रूस की भूमिका भी देखी जा रही है। ब्रिक्स समिट के दौरान हुए डिनर में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग को साथ लाने की उनकी कोशिश साफ नजर आई। इस दौरान बीच में राष्ट्रपति पुतिन बैठे, एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ जिनपिंग बैठे। हो सकता है कि पुतिन के जहन में अमेरिका और यूरोप की गोलबंदी को टक्कर देने के लिए अपनी तिकड़ी खड़ी करने का ख्याल हो, पर ये सिर्फ कयास है। चीन के साथ भारत के रिश्ते किस दिशा में जाने वाले हैं, ये चीन के रुख से ही तय होना है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। भारत ने उम्मीद जताई है कि अगर खुले दिल से बात होगी तो एलओसी से जुड़े सभी विवाद सुलझाए जा सकते हैं। यकीनन इसमें लंबा वक्त लगेगा। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि दोनों देशों के बीच एलएसी पर चल रहा सैन्य गतिरोध जल्द ही खत्म हो सकता है। रूस के कजान से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 4 साल पहले पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा था। घुसपैठ की कोशिश हुई थी, सेना का जमावड़ा हुआ था, लेकिन सैन्य लेवल पर कई दौर की बातचीत के बाद अब दोनों देश विवादित जगहों पर पेट्रोलिंग के लिए वापस तैयार हो गए और आज प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की भी बातचीत हुई। दोनों आगे भी तनाव कम करने की दिशा में काम करने पर सहमत दिखे। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस वक्त कजान में मौजूद हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है तो क्या माहौल था और इस मुलाकात से क्या बदलाव आने की उम्मीद नजर आ रही है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बता दिया कि भारत और चीन के रिश्ते अगर सुदृढ़ हो तो इसका लाभ न केवल भारत और चीन को होगा बल्कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिल सकता है। और इसके लिए जो आधारशिला है वो परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान और परस्पर संवेदनशीलता की इसमें आवश्यकता है कि दोनों ही देश एक दूसरे के का सम्मान करे, विश्वास कर सके और संवेदनशील रहे एक दूसरे की जो भी वास्तविक स्थिति है, जमीनी स्थिति है उसके बारे में। और इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण है कि चीन के राष्ट्रपति ने कुछ इसी तरह की बातचीत की और दोनों ही देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि जो सीमा पर विवाद को लेकर एक नया करार हुआ है कि डेप्सैंग और डेमचौक में दोनों ही देश की सेनाएं पहली बात पीछे हटेंगी और दूसरी बात पेट्रोलिंग जो है वो अपने पेट्रोल पॉइंट और क्लेम लाइन तक फिर शुरू होगी। तो इस पर दोनों ने संतोष जताया। फिर किस तरह ये विश्वास और आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर चर्चा हुई और दोनों ही देशों के भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं बाउंड्री इशू पर और चीन की तरफ से वांग यी उनके विदेश मंत्री और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा, नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किस तरह के होने चाहिए इस पर भारत और चीन के विदेश मंत्री भी संपर्क में रहेंगे और टैक्टिकल लेवल पर कमांडर्स भी संपर्क में लगातार रहेंगे ताकि तनाव को कम किया जा सके। देखिए, कजान का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। इस वक्त यूक्रेन और मिडिल ईस्ट दोनों जगहों पर जंग लगातार जारी है या जंग जैसे हालात हम कह सकते हैं। इन दोनों मोर्चों से जुड़े रूस और ईरान ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए और इस मंच के जरिए भारत ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ जंग रोकने और संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकालने की वकालत की। रिपोर्ट देखिए।
मंच ब्रिक्स का है। मौका रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के नेताओं से मुलाकात का है। ईरान और यूएई जैसे दोस्तों से बातचीत का है। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत और ब्रिक्स के इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के साथ पूरी दुनिया को शांति का मैसेज दिया। यूक्रेन और इजराइल की जंग को देखते हुए ये मैसेज मौजूदा वक्त में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इससे पहले जब राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी मिले थे, तब भी युद्ध की जगह शांति से समाधान निकालने की बात कही थी। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। समिट से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति से मिले, तो उनसे भी मिडिल ईस्ट में जारी जंग और तनाव पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ विश्व शांति का संदेश दिया, बल्कि समिट में बोलते हुए उम्मीद जताई कि ब्रिक्स ऐसी चुनौतियों का समाधान कर सकता है। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन सभी सदस्य देशों ने प्लेनरी सेशन यानी बंद कमरे में मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ चलते हुए फोटो सेशन के लिए पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिले। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देने वाली चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए हम सभी को एक मत होकर दृढ़ता से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे देशों के युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। यूएन में राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लंबित मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है और कई महीनों में एक ही तीर से कई निशाने उन्होंने एक साथ साधे हैं। एक तरफ चीन जो लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का साथ दे रहा है, न केवल बायलैटरल या द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह पर भी कभी हाफिज सईद तो कभी मसूद अजहर तो कभी और पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को चीन वीटो कर देता है, उनके खिलाफ प्रतिबंध या सैंक्शंस को। तो एक तीर तो चीन की तरफ था, दूसरा तीर और वो भी रूस के कजान से, दूसरा तीर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर कनाडा जिस तरह खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देता है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास को आग लगा दी जाती है और अमेरिका उसकी जांच सही ढंग से नहीं करता। खालिस्तानी आतंकवादी और जो सेपरेटिस्ट है, अलगाववादी है, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में दिखाने का जो दोहरा मापदंड अमेरिका और कनाडा का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक इन सभी देशों को बिना नाम लिए बेनकाब किया। ब्रिक्स सम्मेलन में मुद्दे तो कई हैं, मगर मोटे तौर पर बातचीत के केंद्र में यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देशों की दादागिरी पर चोट करते हुए साफ कहा कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड की जरूरत है और भारत मानवता पर भरोसा करता है। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। विश्व शांति के साथ भारत ने ग्रीन एनर्जी और आर्थिक विकास के मामले पर भारत की उपलब्धियों पर बात की। ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम शेयर करने का भी प्रस्ताव रखा। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई
भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स को एक समावेशी मंच बताते हुए उम्मीद जताई कि ये दुनिया में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। रूस के कजान से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह युद्ध और शांति पर खुलकर अपनी बात रखी, उसका क्या असर हो सकता है गौरव? और इस लिहाज से अगर हम देखें ब्रिक्स सम्मेलन को, कितनी बड़ी उपलब्धि इसको माना जाए? रूस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनका 2 दिनों का कजान का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और कई मायनों में। अगर द्विपक्षीय रिश्तों की बातचीत करें तो उनकी 3 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं हुई यहां पर। सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसके बाद ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान के साथ और तीसरी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। अगर ईरान के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की चर्चा करें तो ईरान में नए राष्ट्रपति अभी अभी आए हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की मदद से ही ईरान अब ब्रिक्स का सदस्य बना है, पहली बात। और उन्होंने भारत से वेस्ट एशिया में, मध्य पूर्व में तनाव को कम करने में सहयोग करने की भी अपील की और अपेक्षा रखी। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत ईरान का भी बहुत अच्छा मित्र है और इजरायल का भी, पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तो बहुत गर्मजोशी के साथ भारत और रूस की वार्ता हुई। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत एक उभरता विकासशील देश है जो बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। करीब 5 वर्षों में भारत अब विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसके लिए भारत को ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, चाहे ये गैस के रूप में हो, तेल के रूप में हो या परमाणु ऊर्जा की बात हो। और रूस इन तीनों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो रूस से ये तीनों ऊर्जाएं, चाहे आप परमाणु एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, चाहे आप तेल की बात करें, ईंधन की बात करें या फिर गैस की, भारत उसे डिस्काउंटेड रेट्स पे सस्ते दामों पर खरीदता है। फिर उस तेल को रिफाइन कर उसे विश्व के और देशों को फिर से बेचता है और इससे भारत को भी लाभ होता है, रूस को भी इससे लाभ होता है और विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ को भी इसका लाभ मिलता है। न केवल ईंधन बल्कि उर्वरक की भी अगर बात करें तो न केवल भारत बल्कि विकासशील देशों को उर्वरक, फर्टिलाइजर्स बहुत सस्ते दामों पर और प्रचुर मात्रा में रूस से मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कहा जाए द्विपक्षीय वार्ता रही, वो प्रधानमंत्री के स्वदेश लौटने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ थी और इसमें दोनों ही देशों ने सहमति जताई कि कैसे दोनों देश अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।